So yes, play students. Last time we discussed about the basic physical quantity, that is distance. Now we will discuss about the second basic quantity, that is mass. तो सबसे पहले आता है mass क्या है? It is the actual quantity of matter, actual quantity of matter contained in a body. Actual quantity of matter contained in a body. क्या कहते हैं उसे? मास. मास जो है is a scalar quantity. It has got no direction. नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या बॉडी का मास कांस्टेंट है? अगर प्रॉपर्टीज में हम कहें तो मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट or moving with low speeds. Low speeds. तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये जो मैंने कह दिया, इसका मतलब कि अगर बॉडी की स्पीड हाई है तो मास कांस्टेंट नहीं होगा. एक्चुअली इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, उस केस में मास बॉडी का कांस्टेंट नहीं रहता. तो हम इसमें ये कहते हैं मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ बॉडी provided that speed of body is comparable to speed of body is comparable to speed of light. अब ये क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करिए. इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट नो दैट according to theory of relativity, this is the relation. M is equal to m naught divided by 1 minus v square by c square. So now here m naught is rest mass of the body, कि जो बॉडी रेस्ट पे है उसका जो मास है. c इसमें क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. और v क्या होगी? स्पीड ऑफ बॉडी. अब इसमें आप एक चीज देख सकते हो कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि v इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू c, दैट इज बॉडी इज मूविंग विद स्लो स्पीड, तो उस केस में नेचुरली v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन 1. आपने उसको निगलेक्ट कर दिया तो देन नेचुरली m विल बी इक्वल टू m नॉट. तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा कि मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट व्हेन बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और इज मूविंग विद लो स्पीड्स. लेकिन जब v कंपेरेबल टू c है, उस केस में नेचुरली ये वैल्यू क्या हो रही है? ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज ऑफ स्पीड. तो इसलिए मास बॉडी का क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि मास जो है वो हम दो तरीके से लिखते हैं, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास. अब आप कहोगे ये क्या मैं कह रही हूँ कि मास इज ऑफ टू टाइप्स, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास. अब ये क्या? देखो, आपके पास मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है ना.
अब इस बॉडी के इनर्शियल मास की जब हमने बात करनी है, ये बॉडी यहाँ पर पड़ी थी, मैं इसको फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये बॉडी मूव करके यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, F = m/a। और इसमें अब बॉडी पे क्यों फोर्स लगानी पड़ी उसके मूव करने के लिए, इट इज ड्यू टू इनर्शिया, कि बॉडी के अंदर इनर्शिया है, आप उस इनर्शिया को परे करोगे तभी मूव करेगी। अब जो हम बात करते हैं ना, मास इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो उसमें ये मास क्या है, दैट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसमें m जो है, दिस इज द इनर्शियल मास। तो अब अगर हम ये कह दें a = 1, देन व्हाट इज mi? mi = f। तो मैं क्या कह रही हूँ, इनर्शियल मास इज द measure of the force. Inertial mass is the measure of the force required to produce unit acceleration in a body. बॉडी के अंदर यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ी है, तो मेजर ऑफ दैट फोर्स इज द इनर्शियल मास। तो दैट मीन्स आप इसको कह सकते हो कि नहीं, कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब सेम बॉडी को आप फॉल करवा रहे हो अंडर ग्रेविटी इफेक्ट, सेम बॉडी को, तो फिर उस टाइम उसका कौन सा मास होगा, ग्रेविटेशनल मास। जैसे अब ये बॉडी, यही बॉडी है, अब बॉडी यहाँ पर पड़ी है, एक हाइट पे है, एंड यू वांट दैट दिस बॉडी शुड फॉल टू दिस एंड रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस टाइम बॉडी का जो मास हम कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल मास। तो इस केस में F फोर्स क्या आएगी, mg × g। तो mg ग्रेविटेशनल मास विल बी F/g। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्चुअल प्रैक्टिस में बॉडी तो सेम है, अगर उस बॉडी को आप मूव करवा रहे हो अंडर ग्रेविटी इफेक्ट, तो उसके मास को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल मास। अगर हम उस बॉडी को मूव करवा रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, तो हम उसके मास को क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के निक नेम्स होंगे, स्कूल में कुछ और नाम होगा और घर में आपको किसी और नाम से बुलाते होंगे। अब आप जब स्कूल पहुंचे, आपका नाम चेंज हो गया, तो क्या आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, नहीं। तो उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम बॉडी है, व्हेन इट इज मूविंग अंडर इनर्शिया इफेक्ट वी कॉल द मास टू बी इनर्शियल मास, व्हेन इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वी कॉल इट्स मास टू बी ग्रेविटेशनल मास। सो दैट मीन्स in the end we will say that inertial mass and gravitational mass are equivalent, बराबर है। अगर मैं कह रही हूँ a body of mass 5 किलोग्राम, तो उसका inertial mass भी 5 किलोग्राम होगा और gravitational mass भी 5 किलोग्राम होगा। अब है कि आप इसको मेजर कैसे करते हो। नाउ इन ऑर्डर टू मेजर इनर्शियल मास, जो बैलेंस हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं इनर्शियल बैलेंस। और जब आप ग्रेविटेशनल मास फाइंड आउट करते हो, तो उसके लिए जो हम बैलेंस यूज करते हैं that is known as physical balance। अब इसमें एक चीज अब ध्यान से देखना, समझना कि एक्चुअली ये बॉडीज के मास कैलकुलेट करने के बाद ही तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वैल्यू सेम आ रही है। अब मैं ये जो बात कर रही हूँ ग्रेविटेशनल मास की, तो एक्चुअली जो आप घर में अपना देखते हो, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आप कहते हो कि जी 1 किलो चीनी दे दे, तो वो 1 किलो उसका मास है या वेट है। जो आप
कॉमन बैलेंस पर्सन यूज करता है, तो कॉमन बैलेंस से बॉडी का क्या आता है, उसका मास आता है। ये फिजिकल बैलेंस पता है क्या है? फिजिकल बैलेंस जो आपने ये देखा होगा ज्वेलर्स शॉप के ऊपर, उसमें बैलेंस होता है बंद है शीशे के अंदर। आप सोचते हो शायद इसलिए बंद किया है कि भाई गोल्ड है, कहीं बाहर से कोई उठा ही ना भाग जाए, और कई बार उसको धर्म कांटा भी कहते हैं। एक्चुअली बेटा जो फिजिकल बैलेंस है उसका जो लीस्ट काउंट है, दैट लीस्ट काउंट इज इन मिलीग्राम्स। मिलीग्राम्स में होता है। 2 मिलीग्राम जो है, 1 मिलीग्राम जो है, इस तरह इसका लीस्ट काउंट होता है। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। अब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो वहाँ पर तो मिलीग्राम की एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर सिंपल बैलेंस होता है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि इसमें ये मास और वेट का जो कंफ्यूजन था उसको मैं आपको समझाऊं कि क्या करते हैं बैलेंस में। एक साइड पर वो वेट रखते हैं ना, और दूसरी साइड पर जिसको भी मेजर करना है, ऐसे ही होता है ना। अब क्या है कि दोनों पैन्स के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट एक जितना पड़ रहा है तो वो ऊपर ही ना, टच तो नहीं करते। अगर टच करेंगे तो मेजर नहीं कर पाओगे। तो एक जितना पड़ने की वजह से वो ग्रेविटी कैंसल हो जाती है, इसलिए उसमें जो रीडिंग आपके पास आती है वो क्या आता है, मास आता है। अब अगर मान लीजिए वेट की हम बात करें, तो वेट को मेजर करने के लिए जो बैलेंस हम यूज करते हैं दैट इज स्प्रिंग बैलेंस। आपने कई बार देखा होगा घर में वो गैस सिलेंडर देने के लिए आता है, तो आपके मदर कहते हैं मशीन लाया है, वो यही बोलते हैं मशीन लाया है। तो वो मशीन क्या होती है, स्प्रिंग बैलेंस होता है। उसमें हुक है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ये ऐसे आपने पकड़ लिया, हुक से सिलेंडर को वो लटका देते हैं। अब इस टाइम पर वो जो बैलेंस है ये इस तरह से स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नीचे ये हुक है, तो यहाँ पर स्केल है, तो वो स्केल से पता लग जाता है कि कितनी रीडिंग है। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, तो ये डायरेक्ट अंडर ग्रेविटी इफेक्ट है, तो इसलिए इसमें जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगा, वेट आएगा। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना है कि फिजिकल बैलेंस से वी कैन मेजर मास, और स्प्रिंग बैलेंस से वी कैन मेजर वेट। और अगर उसमें फिजिकल बैलेंस है तो वो ग्रेविटेशनल मास बताएगा, अगर इनर्शियल बैलेंस है तो वो कौन सा मास बताएगा, इनर्शियल मास। और अब आ जाती है बात प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास की। अब नॉर्मली यूनिट्स आपको पता है, आप ग्राम्स में ले रहे हो, आप किलोग्राम ले रहे हो, मिलीग्राम ले रहे हो, ठीक है, किलोग्राम SI में हो गया। अब प्रैक्टिकल यूनिट जो है, जो स्पेशली हम लेते हैं इसमें एटॉमिक मास में, सो दैट यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसका यूनिट है, मास का। अब ये क्या है एटॉमिक मास यूनिट, किसको बोलते हैं, इट इज द मास ऑफ 1/12 of mass of an atom of carbon 12। अब कैसे इसको निकालेंगे, इट इज 1/12 of the mass of an atom of carbon 12, ठीक है। तो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस थिंग, किस तरीके से आपके पास ये आएगी। आप इसमें C12 का क्या मीनिंग है कि इसका जो आपने लेना है एटॉमिक वेट दैट इज 12 ग्राम, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स in 12 ग्राम दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, 1 मोल हो गया ना। 12 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1 मोल। मास हो गया उसका 12 ग्राम, तो कितने होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम। तो अब हम लिख रहे हैं मास ऑफ 6.023
into 10⁻23 एटम्स कितना बन गया? दैट इज 12 ग्राम। ठीक हो गया? तो मास ऑफ वन एटम it will become 12 upon 6.023 into 10⁻23 gram. तो now what is one atomic mass unit? इसका 1/12वां हिस्सा एक एटम के मास का, तो ये 12 upon 6.023 into 10⁻23. So this thing will become 1.66 into 10⁻24 grams. Or it will become 1.66 into 10⁻27 किलोग्राम. तो एटॉमिक मास यूनिट इसका पूछा जा सकता है, तो इट इज द यूनिट ऑफ द मास. अब मास एटम या मॉलिक्यूल्स का, अब नॉर्मल बॉडी के मास के लिए तो हमने बात कर ली कि हम बैलेंस यूज कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज that if you want to measure the mass of atoms or molecules, तो वो किसके साथ measure करेंगे? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? mass spectrograph. So mass spectrograph is used to measure mass of atoms or molecules. और अब हम next physical quantity लेते हैं, that is time. अब time को कैसे define करोगे? इट इज दी, जैसे हमने लेंथ में कहा था, इट इज एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट. इसी तरह आप इसमें क्या कहोगे? इट इज दी एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इवेंट्स इन स्पेस. एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन, टाइम इंटरवल. अब आपको अभी समझ नहीं आया? अरे समझ आने की ये बात है कि अब ये मेरे पास है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर है, अब मैं इसको गिरा देती हूँ, तो ये कब जाके ग्राउंड पे गिरा? तो वो क्या है? टाइम इंटरवल. कि इतना टाइम इसको यहाँ से छोड़ने में और सरफेस तक, अर्थ की सरफेस तक पहुँचने में लगा, तो दैट इज टाइम. सो इसलिए हम इसको इन जनरल कह देते हैं एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन अकरेंस ऑफ द टू इवेंट्स, बिटवीन अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स इन स्पेस. अब टेक्निक्स कौन से हैं टू मेजर दिस टाइम इंटरवल? तो फॉर दैट यू कैन टेक नॉर्मल, सबसे पहले क्या है? क्लॉक है, वॉच है. अब एक्यूरेसी अगर आप लिखते हो तो आप कौन सी क्लॉक लिखते हो? क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक. और इसमें एक चीज याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी है वो किसकी है? दैट इज ऑफ सीजियम क्लॉक. नाउ माइंड दिस थिंग, एक्यूरेसी ऑफ सीजियम क्लॉक इज 1 in 10⁻11 सेकेंड. अब इसका क्या मतलब है? या एक्यूरेसी की क्या बात कर रहे हो? मेरी बात सुनिए, आपके घर में जितनी घड़ियां उतने टाइम होंगे. क्या सारी घड़ियों के एग्जैक्ट सेम टाइम होता है? नहीं. तो इतनी एक्यूरेसी नहीं होती. और हम भी जैसे 1-2 सेकंड को 4, आप कहते हो ये घड़ी ये तो 5 मिनट आगे चलती है, ये तो 3 मिनट पीछे चलती है. वी आर टेकिंग इट लाइक दैट. भैया जब आपको बड़ा एक्यूरेटली काम करना है, रिसर्च में तुम जा रहे हो, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी, इसका ये मतलब है कि अगर ये वॉच, ये क्लॉक 10⁻11 सेकेंड वर्क करेगी, तो उसके बाद उसमें जो वेरिएशन आने के चांसेस हैं वो कितने हैं? 1 सेकेंड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सीजियम क्लॉक? 1 in 10⁻11 सेकेंड. दैट इज कि अगर ये क्लॉक 10⁻11 सेकेंड्स के लिए वर्क करती है, तो उसके बाद इसमें जो टाइम डिफरेंस हो सकता है दैट इज ओनली ऑफ 1 सेकेंड. बाकी इसमें कि अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो एज ऑफ रॉक, एज ऑफ ओल्ड ट्री, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं?
we use radioactive dating. तो ये सिंपली जस्ट एक एक नंबर में वो पूछ सकता है, तो यू शुड सिंपली नो कि भाई हम एज ऑफ रॉक कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम एक्यूरेसी किस क्लॉक की है, तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट these three fundamental quantities. So that is all. Thank you.